morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I am going to deliver my talk on synthesis of glycogen. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोकेमिस्ट्री की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में बॉडी में ग्लाइकोजन का संश्लेषण कैसे होता है उस पर मैं फोकस करूंगा, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. अब अपनी बॉडी के अंदर कई तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट भी है, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, और लगभग इन सभी मॉलिक्यूल्स का बॉडी के अंदर सिंथेसिस होता है. अब आज का जो व्याख्यान है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन का संश्लेषण. अब कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है वो दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें एक बेसिक मैकेनिज्म तो होती है ग्लाइकोजेनेसिस, और सेकंड टाइप की जो मैकेनिज्म है ये कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. अब ग्लाइकोजेनेसिस में तो क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है. ग्लाइकोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण हो तो ये विधि कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस. अब कई बार क्या होता है कि आपकी डाइट में यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आप प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो, आप फैट खा रहे हो, आप न्यूक्लिक एसिड्स खा रहे हो, तो इसमें कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है. कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थ जो होते हैं उनसे भी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो सकता है. आप प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है. आप देसी घी खा रहे हो, है ये वेजिटेबल ऑयल खा रहे हो, उससे भी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो सकता है. तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से जब ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है तो वो विधि कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस. तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन के संश्लेषण की दो विधियां हो गई हैं. एक तो ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है, और दूसरी विधि होगी ग्लाइकोनियोजेनेसिस जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है. और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में प्रोटीन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है, वसाएं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकती है, और कोई जो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट के अलावा है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है. अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है इसकी भी दो सब स्टेप्स है, या यूँ कहें ग्लाइकोनियोजेनेसिस दो पदों में संपन्न होता है, जिसमें पहली स्टेप तो है इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, और सेकंड स्टेप है फिर ग्लाइकोजेनेसिस. तो यहाँ पर जो पहला मेथड है वो इसके अंदर सेकंड सब स्टेप के रूप में मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा. तो पहली जो सब स्टेप है इसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है तो ये ग्लूकोज फिर सेकंड स्टेप में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है. तो सेकंड जो स्टेप है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इसके दो सब पार्ट हो गए. फर्स्ट पार्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड स्टेप ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें जो पहले स्टेप में जो ग्लाइकोजन बना है वो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज बना है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है. तो ये दोनों स्टेप यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करी है. ये जो स्टेप है ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लाइकोजन का निर्माण. और सेकेंड स्टेप ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है. तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस ये मैं आपसे शेयर करूँगा. अब यहाँ पर ये ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप मैंने डिस्प्ले करी है, और पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, और जो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है
वो 3 डायमेंशनल टाइप की रिएक्शंस होती है। इसमें किसी सबस्ट्रेट या किसी बेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य के अंदर संपादित हो रही है। और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो टोटल 10 पदों में संपन्न होती है। और आपको याद हो कि इन 10 स्टेप में पहली स्टेप 3 नंबर की स्टेप और लास्ट की 10 नंबर की स्टेप ये यूनिडायरेक्शनल होती है, और बाकी की जो स्टेप है वो बाई डायरेक्शनल होती है। तो ये शॉर्ट में जैसे यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का मैंने डिस्प्ले किया है, और इसमें आप देख रहे हो पहली स्टेप यूनिडायरेक्शनल है, इसको नीले रंग के एरो से मैंने डिस्प्ले किया है। 3 नंबर की जो रिएक्शन है ये यूनिडायरेक्शनल है, और लास्ट की जो 10वीं नंबर की जो स्टेप है ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी इसमें तीर का निशान एक तरफ ही है। इनको मैंने नीले रंग से डिस्प्ले किया है, फर्स्ट नंबर रिएक्शन, 3rd नंबर की रिएक्शन और लास्ट की 10 नंबर की रिएक्शन, और बाकी की जो रिएक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है। अब यहाँ बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा, सेम एंजाइम दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शंस को संपादित करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही सेम एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, और यही एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन को संपादित करने वाली जो एंजाइम है वो जस्ट लाइक रिवर्सिबल जैकेट जो होती है आप स्वेटर को ऐसे पहन लो, उसको उलट के पहन लो, तो रिवर्सिबल जैकेट टाइप के रूप में एंजाइम होते हैं, और दोनों ही डायरेक्शंस में रिएक्शंस को संपादित करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो यूनिडायरेक्शन रिएक्शंस है। अब यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एंजाइम होगा ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। अब ये ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यदि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो उस केस में अपने को एंजाइम चाहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसी तरह फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अपने को एंजाइम चाहिए फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेटेज। इसी तरह ये जो 10वीं रिएक्शन है, यहाँ पर पायरुविक एसिड फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। तो कुछ इसकी रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपादित होती है, और कुछ रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में संपादित होती है। तो यहाँ पर इन सभी साइकिल्स को मैं बहुत ही शॉर्ट में एक समरी के रूप में मैं आपसे कवर करूँगा। पहले ग्लाइकोलाइसिस को मैं फॉलो करता हूँ। अब ग्लाइकोलाइसिस में आप देख लो, सबसे पहले ग्लूकोज, पहली स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तीसरी स्टेप में ये कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। और चौथी स्टेप में ये एल्डोल क्लीवेज होता है, और इसके अंदर 6 कार्बन है। अब एल्डोल क्लीवेज में ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें एक मॉलिक्यूल बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट। अब 3PgAl और डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों में 3-3 कार्बन है, दोनों में एक फॉस्फेट ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट जो है ये 3PgAl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3PgAl में कन्वर्ट होने से 3PgAl के मॉलिक्यूल की संख्या 2 हो जाती है, क्यों एक मॉलिक्यूल तो पहले से ही था, एक मॉलिक्यूल डाई-HAP के इसमें कन्वर्ट होने से अब इनकी जो काउंटिंग है वो डबल होगी। अभी तक तो काउंटिंग सिंगल है, ग्लूकोज सिंगल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंगल है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट सिंगल है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट सिंगल है, लेकिन इस समय 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर विपाटित हो गया, स्प्लिट हो गया, और डाई-HAP इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 3PgAl जो है इसकी संख्या एक्चुअल में कितनी होगी, 2। तो मॉलिक्यूल 2 हैं और कार्बन इसके अंदर 3 है, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के। अब ये PgAl ये कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ये फिर परिवर्तित होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये फिर कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये परिवर्तित होता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और लास्ट की स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो ग्लाइकोलाइसिस में
एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स की प्राप्ति होती है। अब इस पायरुविक एसिड से अपने को ग्लूकोज बनाना है। तो पायरुविक एसिड से जब ग्लूकोज बनेगा तो इसमें कुछ रिएक्शन है वो तो ग्लाइकोलाइसिस की इनवर्ट डायरेक्शंस में यानी उल्टी दिशा में संपन्न होगी, और जहाँ जहाँ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस हैं वहाँ पर अलग एंजाइम इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और इसका कुछ पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में संपन्न होगा, कुछ पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये एमिनो एसिड से भी बन सकता है, क्योंकि पायरुविक एसिड है ये एक तरह का कीटो एसिड्स है। तो जितने भी कीटोजेनिक एमिनो एसिड जो होते हैं वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ग्लिसरॉल से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है, लैक्टिक एसिड से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा पदार्थ है, सभी एमिनो एसिड हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लिसरॉल है, ये एक तरह का एल्कोहल है, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य जो पदार्थ हैं वो पदार्थ है पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे होंगे इसकी एक अलग व्याख्यान बनेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। अब यहाँ क्या होगा, एमिनो एसिड मान लीजिए पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो गए, ग्लिसरॉल पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो गए, लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो गया। अब ये पायरुविक एसिड क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बॉडी का एक तरह का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो टोटली परमिएबल होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। अब यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये पायरुविक एसिड जो बना ग्लाइकोलाइसिस में, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन को पार करके ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब पायरुविक एसिड आ गया तो सबसे पहले ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल जुड़ेगा और ये कार्बन CO2 के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड जब ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा उसमें एक मॉलिक्यूल CO2 का यहाँ काम में आएगा, बायोटिन काम में आएगा, एस्टिल कोएंजाइम में काम में आएगा, और मैग्नीशियम यहाँ पर एक्टिवेटर के रूप में यहाँ पर काम करता है। एंजाइम यहाँ पर होता है पायरुविक को कार्बोक्सिलेशन। तो यूँ कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड का यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। पायरुविक एसिड में एक कार्बन जुड़ रहा है CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और पायरुविक एसिड में जब एक कार्बन ऐड हो जाता है तो ये 4 कार्बन वाले ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड है ये फिर मैलिक एसिड में परिवर्तित होता है। अब ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में भी 4 कार्बन है, मैलिक एसिड के अंदर भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक तरह से ऑक्सीडेशन इवेंट है, ये मान के चलो। तो यहाँ पर NADH2 से हाइड्रोजन रिमूव होगी, NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्जेलोएस्टिक एसिड के साथ जुड़ जाती है, और ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो होता है वो मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टेप में NADH2 जो है इसका तो हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड था इसका हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, क्योंकि जब हाइड्रोजन हटती है ये ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन जुड़ती है ये रिडक्शन है। तो इस रिएक्शन में ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, NADH2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक NADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर डेफिनेटली 3 मॉलिक्यूल्स ATP की प्राप्ति होगी। अब ये मैलिक एसिड जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पार करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर सकता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकता। इसी तरह मैलिक एसिड जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म से मैलिक एसिड में नहीं आ सकता है। अब ये मैलिक एसिड साइटोप्लाज्म में आ गया, अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में,
और मैलिक एसिड जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा उसमें क्या होगा, NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस मैलिक एसिड से हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस NAD का रिडक्शन हो रहा है। तो मैलिक एसिड से जो हाइड्रोजन निकलेगी ये हाइड्रोजन NAD कोएंजाइम के द्वारा रिसीव होती है और NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अब ये मैलिक अम्ल परिवर्तित हो गया ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। अब ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। अब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन है, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है। इसका मतलब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से एक मॉलिक्यूल CO2 का निकलेगा और CO2 निकल रही है, इट मीन्स ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर GTP का काम में आता है, ATP काम में नहीं आती यहाँ पर, GTP। तो GTP है ये GDP में कन्वर्ट हो जाती है। मैग्नीशियम आयन यहाँ पर एक्टिवेटर का काम करता है और एंजाइम यहाँ पर होगा फॉस्फोइनोल पायरुविक कोकार्बोक्सिलेशन। अब इस स्टेप में आप देख रहे हो पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो गया, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। अब पायरुविक अम्ल जब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है उसमें यहाँ पर रिएक्शन कितनी संपादित हो रही है, पहली रिएक्शन जिसमें पायरुविक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये सेकेंड रिएक्शन जिसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये 3 नंबर की रिएक्शन, ये 3 नंबर की रिएक्शन जिसमें मैलिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और ये 4 नंबर की रिएक्शन जिसमें ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। अब इस स्टेप से यहाँ तक की सारी रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है। अब ये जो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना ये परिवर्तित होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड परिवर्तित होता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और ये फिर परिवर्तित होता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ये फिर कन्वर्ट होता है PgAl के अंदर और PgAl ये मिलके फिर बनाते हैं फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। अब ये तीसरी रिएक्शन फिर यूनिडायरेक्शनल है, तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर 2 फॉस्फेट है, इसके अंदर 1 फॉस्फेट है, इसका मतलब 1 फॉस्फेट यहाँ पर रिलीज होगा और रिलीज होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली ATP के मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर सिंथेसिस होगी। तो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, एंजाइम यहाँ काम आएगा फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेटेज। अब ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर इसके अंदर फॉस्फेट हैं, ग्लूकोज में फॉस्फेट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फेट रिलीज होगा और ये फॉस्फेट जो रिलीज हो रही है ये ATP के फॉर्मेशंस में काम में आती है और यहाँ पर एंजाइम होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कौन से हो गए, एक स्टेप तो ये होगी, यहाँ पर ATP सिंथेसिस हो रही है, एक स्टेप ये होगी, यहाँ पर ATP सिंथेसिस हो रही है और एक स्टेप ये होगी, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे क्योंकि NADH2 जो बन रहा है इस स्टेप में ये जो NADH2 बन रहा है ये NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा तो इसमें 3 ATP की प्राप्ति होगी। तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस का पहला स्टेप ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और इसकी स्टार्टिंग जो है वो पायरुविक एसिड से होती है। पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन एमिनो अम्ल से होती है, ग्लिसरॉल से होती है, लैक्टिक एसिड से होती है और ये रिवर्स डायरेक्शंस में चलेगी। हालांकि ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस की उल्टी रिएक्शन नहीं है, एग्जैक्ट रिवर्स रिएक्शंस नहीं है,
क्योंकि ये बाईपास है सारी। 10वीं स्टेप है, ये बाईपास चलेगी। 3 नंबर की स्टेप है, ये बाईपास चलेगी। 1 नंबर की स्टेप है, वो बाईपास चलेगी। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितने भी पदार्थ हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, लैक्टिक एसिड्स भी हो सकते हैं, एल्कोहल भी हो सकते हैं, उनके द्वारा ग्लूकोज की फॉर्मेशंस हो जाती है। अब ये जो ग्लूकोज बना, ये सेकंड स्टेप में फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो इसकी जो सेकंड स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस है, वो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करी है। तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। और ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये 5 पदों में संपन्न होती है। पहली स्टेप फॉस्फोरिलेशन की है, सेकंड स्टेप कन्फर्मेशन की है, थर्ड स्टेप फिर फॉस्फोरिलेशन की है, इसलिए इसको आप फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट कह सकते हो, इसको आप फॉस्फोरिलेशन सेकंड कह सकते हो। और चौथी स्टेप में फिर ग्लाइकोजन के प्राइमर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और लास्ट स्टेप में ग्लाइकोजन के ब्रांचिंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो 5 स्टेप में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। अब पहली स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ATP की आवश्यकता होगी। तो ATP ADP में कन्वर्ट होता है और ATP से जो फॉस्फेट ग्रुप जो रिलीज होता है, ये ग्लूकोज के छठे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एंजाइम क्या काम में आता है, ग्लूकोकाइनेस और मैग्नीशियम आयन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अब सेकेंड स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हैं एक तरह से। केवल डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो छठे कार्बन के ऊपर है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ये फॉस्फेट ग्रुप पहले कार्बन पे है। तो इस रिएक्शंस में क्या होता है, इस फॉस्फेट ग्रुप की छठे कार्बन से पहले कार्बन पे शिफ्टिंग हो जाती है। एक तरह से म्यूटेशंस की रिएक्शन यहाँ पर संपादित हो रही है, एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, कन्फर्मेशन है, वो चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, क्योंकि एक तरह से म्यूटेशन हो रहा है, एक तरह से कन्फर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है उतना मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का है। केवल फॉस्फेट ग्रुप जो छठे कार्बन पे था वो शिफ्ट हो गया पहले नंबर के कार्बन पे। अब तीसरी स्टेप में फिर क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है UDP ग्लूकोज के अंदर। एंजाइम यहाँ पर होगा UDPG पायरोफॉस्फोरिलेज। और इस स्टेप में ATP का उपयोग नहीं होता है, ATP के स्थान पर यहाँ पर UTP का यूज होता है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि DNA के अंदर नाइट्रोजन बेस है, एडिनिन, थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, यूरोसिन। ATP है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, UTP है इसमें भी एनर्जी है, लेकिन UTP का मॉलिक्यूल है वो ATP की तुलना में कम ऊर्जा वाला है। तो यहाँ पर UTP से एक फॉस्फेट निकलेगा और ये फॉस्फेट इसके साथ यहाँ पर कंबाइंड हो जाता है और ये मॉलिक्यूल बनता है UDP ग्लूकोज। अब ये UDP ग्लूकोज ये फिर कन्वर्ट होता है 1,4 ग्लाइकोजन प्राइमर में। 1,4 ग्लाइकोजन प्राइमर है, ये लीनियर सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एक ग्लूकोज का, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इन दोनों बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स बनता है। तो लीनियर चेन है वो सबसे पहले बनती है। और ग्लाइकोजन प्राइमर की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की हो सकती है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हाइपोथेटिकल, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, हाँ, ये तीसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। हाँ, अब इसमें ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी तरह इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसके अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इस लीनियर चेन में क्या होता है, पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, इन दोनों के बीच में
बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। और जब भी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ पर निकलता है। तो ये एक लीनियर चेन बनती है सबसे पहले। तो ग्लाइकोजन की जो स्टार्टिंग में जो रेखीय श्रृंखला जो बनती है उस श्रृंखला को प्राइमर के नाम से या प्राइमर चेन के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि ग्लाइकोजन का जो मॉलिक्यूल है वो पेड़ों की तरह शाखाएं होती है, इसमें ब्रांच टाइप का मॉलिक्यूल है। अब लास्ट स्टेप में इसकी फिर ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग होती है तो उसके लिए अपने को एक ब्रांचिंग एंजाइम की आवश्यकता होती है। और ब्रांचिंग एंजाइम का केमिकल नेम जो है वो क्या होता है, एमाइलो 1,4,1,6 ट्रांस ग्लूकोसाइडेस। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस के रूप में आता है। राइट द नेम ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम, राइट द नेम ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, क्योंकि जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा उसमें इसकी डी ब्रांच भी होगी। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो भी ग्लाइकोजिनेसिस का जस्ट उल्टा ही होता है, केवल एक रिएक्शन उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर प्राइमर से ब्रांच मॉलिक्यूल बन रहा है तो एंजाइम हो जाएगा ब्रांचिंग एंजाइम। और ब्रांच मॉलिक्यूल से जब प्राइमर की फॉर्मेशन होगी वो एंजाइम हो जाएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो ये लास्ट स्टेप में फिर 1,4 ग्लाइकोजन प्राइमर ये कन्वर्ट हो जाता है 1,4,1,6 ग्लाइकोसाइल यूनिट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लाइकोजन के नाम से जानी जाती है। और अब इसमें क्या होगा, हाँ, इसका जो इससे साइड ब्रांचेज और निकलेगी। तो जहाँ जहाँ साइड ब्रांचेस निकलती है वहाँ पर 1,6 टाइप का बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये जैसे लीनियर चेन, अब इसमें जैसे ये ब्रांचेज निकल रही है सपोज, तो यहाँ पर ब्रांचिंग के टाइम जितनी भी ब्रांच है वहाँ पर 1,6 बॉन्ड होगा। यहाँ पर 1,6 बॉन्ड है, यहाँ पर 1,6 बॉन्ड है, यहाँ पर 1,6 बॉन्ड है, यहाँ 1,6 बॉन्ड है, यहाँ पर 1,6 बॉन्ड है, यहाँ पर 1,6 बॉन्ड है। तो 1,6 बॉन्ड है वो भी ग्लाइकोसाइड बॉन्ड ही है, लेकिन 1,6 बॉन्ड की संख्या उतनी ही होगी जितनी ब्रांचेज है। और 1,6 बॉन्ड की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें तो लगभग 2000 से लेके 4000 तक ग्लूकोज की यूनिट्स पाई जाती है, लेकिन इसमें ब्रांचेज बहुत कम है। और जितनी ब्रांचेज होती है उतने ही इसमें 1,6 टाइप के बॉन्ड होंगे। और बाकी लीनियर चेन में हमेशा 1,4 बॉन्ड मिलेंगे। अब मान लो ये ब्रांच सपोज निकल रही है, अब इस ब्रांच में केवल यहाँ पर 1,6 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है, लेकिन ये जो श्रृंखला जो लीनियर श्रृंखला है इसके अंदर सभी में 1,4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो बॉडी में एक तरह का स्टोरेज हाउस है, एक तरह का रिजर्व फूड है। तो पौधों के अंदर प्लांट सेल में तो रिजर्व फूड स्टार्च होता है, लेकिन एनिमल में रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। और अपने ह्यूमन के संदर्भ में ही देखें तो अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर स्टोर्ड रहता है और लीवर के अंदर स्टोर्ड रहता है। और जब भी रिक्वायरमेंट होती है, आदमी मान लीजिए खाना नहीं खा रहे सपोज है, पूरे दिन भर खाना नहीं खाए, उस केस में क्या होगा, सबसे पहले ब्लड में जो ग्लूकोज है वो काम में आएगा, उसके बाद में जो संचित भोजन जो ग्लाइकोजन के रूप में वो काम में आता है। तो आदमी जब फास्ट करता है, उपवास रखता है, भूखा रहता है, उसके शरीर में जो ग्लाइकोजन डिपॉजिट है वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण ये कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो लगभग ग्लाइकोजिनेसिस की रिवर्स रिएक्शंस होती है। और इसको भी मैं शॉर्ट व्याख्यान के रूप में नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे मैं शेयर करूँगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कोशिकाओं में कैसे संपादित होता है। और मसल ग्लाइकोजन लीवर ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, लीवर ग्लाइकोजन मसल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है। तो मांसपेशियों के ग्लाइकोजन का लीवर के ग्लाइकोजन में रूपांतरण या लीवर के ग्लाइकोजन का मांसपेशियों के ग्लाइकोजन में जो रूपांतरण है ये कोरी साइकिल के नाम से जाना जाता है। कोरी साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट के नाम पे इस चक्र का नाम दिया गया है। तो ये एक शॉर्ट में आज का अपना व्याख्यान सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है। इसको मैं एक बार फिर ब्रीफ में कर दूं।
बॉडी में ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण होता है वो दो विधियों के द्वारा होता है। एक तो ग्लाइकोजनेसिस, ग्लाइकोजनेसिस में तो क्या होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। अब कई बार डाइट में ग्लूकोज नहीं है, आपकी डाइट में प्रोटीन है, आपकी डाइट में फैट है, उस केस में प्रोटीन और फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थों से जब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है तो वो स्टेप कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस बॉडी में दो विधियों के द्वारा होगा, एक तो ग्लाइकोजनेसिस के द्वारा और सेकंड स्टेप ग्लाइकोनियोजेनेसिस के द्वारा। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी दो सब स्टेप है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य जो पदार्थ हैं उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशंस होती है और ये ग्लूकोजिनेसिस का कुछ पार्ट सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है और कुछ पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपादित होता है। और ग्लाइकोलाइसिस टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें पहले नंबर की स्टेप, 3 नंबर की स्टेप और 10 नंबर की स्टेप ये यूनिडायरेक्शनल होती है। और इसको रिवर्स डायरेक्शन में करने के लिए क्या होगा, ये रिएक्शन बाईपास संपादित होगी। तो पायरुविक एसिड फॉस्फोइनॉल में, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। इसी तरह फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाईपास के द्वारा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बाईपास रिएक्शंस के द्वारा। अब ये जो ग्लूकोज बना ये फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप फॉस्फोरिलेशन, सेकेंड स्टेप कन्फर्मेशन, थर्ड स्टेप फॉस्फोरिलेशन सेकेंड, फोर्थ स्टेप सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर और फिफ्थ स्टेप है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल या ब्रांच मॉलिक्यूल। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है काफ़ी कंसेप्चुअल है और कई बार कंफ्यूजिंग भी होता है, तो बच्चे जनरली इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए ये व्याख्यान मैंने डिलीवर किया है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक। और अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू for watching and listening this video. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.